अगर WWE सुपरस्टार द मिज को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि भाई ही इज लाइक द जोकर इन बैटमैन, क्योंकि उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है और वो कभी भी किसी टाइम पे जो है गुस्सा दिला सकते हैं अपने अपोनेंट को। उनको पता है कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना है, क्या एग्जैक्टली मुझे माइक पे बोलना है, और जो रिएक्शन द मिज को मिलता है वो क्लियरली बताता है कि वो चीज़ उनकी काम कर रही है और उनका जो मेन गोल है वो है अटेंशन सीख करना जितनी ज़्यादा उनको मिल सके। इनफैक्ट उनकी खुद की वाइफ मरीज यहाँ पे बोलती हैं कि अगर मैं WWE यूनिवर्स का पार्ट अपने आप को समझ जाऊं तो मैं भी है जो कभी मिस को लाइक नहीं करूंगी, बिकॉज ही इज जस्ट अ बैड गाय। और पॉल हेमन कहते हैं कि भाई देखो, इस पॉइंट पे मॉडर्न रेसलिंग में अगर तुम्हें एक बैड गाय बनना है और तुम दिल से एक ए होल नहीं हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मिज इज एरोगेंट, वो एक चीटर है जो कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलत रास्ता ले सकता है टू गेट हिज विन, वो लोगों के अगेंस्ट टर्न कर सकता है और वो है द मिज। मिज कहते हैं कि हर किसी को WWE में बैड गाय बनना पसंद नहीं होता क्योंकि उसके साथ नेगेटिविटी आती है, हेट आती है, बट उनको उस चीज से प्यार है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है मिज जिसको जेन्युइनली सारे लोग हेट करते हैं, लेकिन उतना उनको अच्छा होना जरूरी है, वो उनको करना जरूरी है अगर उस लेवल पे उनको परफॉर्म करना है। और मिक फोली कहते हैं कि दो मेन चीजें चाहिए होती हैं जब तुम एक अच्छा बैड गाय बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंस और बिलीवेबिलिटी, कि लोग तुम में इन्वेस्ट करें। और जब मिज कुछ भी माइक पे बोलते हैं तो हम वो क्लियरली देख सकते हैं कि कितना रियल मिज परफॉर्म कर रहे हैं। और एक चीज तो ये है कि भाई तुम ये चूज नहीं कर सकते कि लोग तुम्हें हेट करेंगे या फिर नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये चूज कर सकते हो कि क्या तुम एक इविल बनना चाहते हो या फिर नहीं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एपिसोड नंबर 3 ऑफ WWE इविल। आपके एपिसोड 1 और 2 यानी कि रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन के जो एपिसोड्स पे सपोर्ट है वो कमाल का रहा है। एक बार फिर से 2000 लाइक्स का जो हमारा गोल रहेगा, फटाफट से जाके आपको उस बटन को लगानी है, स्कल क्रशिंग फिनाली, क्योंकि एक कमाल की स्टोरी है भाई मिज की। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आराम से इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑब्वियसली उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड नंबर 3 ऑफ WWE इविल में। पहले 2 एपिसोड चेकआउट नहीं करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई थिंक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं रोमन रेंज वाले एपिसोड पे, विच इज आउटस्टैंडिंग। हम चाहेंगे कि सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे यहाँ पे मिज के एपिसोड में, क्योंकि मिज की कहानी है भाई काफी कमाल की। जब सबसे पहली बार ये लाइमलाइट में आए, लोग इनको जानना शुरू हुए, वो था एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रियलिटी टीवी शो में, उसके सीजन 10 में, और शो का नाम था द रियल वर्ल्ड। ये बेसिकली बिग बॉस की तरह था जहां पे हमें रियल लाइफ देखने को मिलती है लोगों की। और यहाँ पे माइक मिज़निन, जो कि मिज का असली नाम है, लोग इसको भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ये 5 महीने के लिए शो जो है वो फिल्म हुआ। और मिज कहते हैं कि लोग उनको इतना हेट कर रहे थे कि एक पॉइंट पे उनको उस चीज के लिए एक सोल्यूशन चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाता हूं जो कि हमेशा ड्रंक रहता है लेकिन लोगों को कभी भी उनके फेस पे कुछ भी कह सकता है। तो ये बंदा द मिज नाम था उसका, और एक रेसलिंग कैरेक्टर बन गया ये इस रियल लाइफ शो में, एक रियलिटी शो में, जहां पे बेसिकली इस पॉइंट के बाद द मिज को लोग माइक से ज्यादा पसंद कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये क्या, इस बंदे ने कितने साल बिताए होंगे इस कैरेक्टर को एक्चुअली सोचने में। लेकिन मिज कहते हैं कि भाई ये तो नेचुरली मेरे अंदर आया था ताकि मैं उस हेट को जो माइक को मिल रही थी उसको रोक सकूं। तो ये पॉइंट ऐसा आ गया था कि भाई अब माइक को कोई माइक नहीं बल्कि सारे द मिज ही बुलाते हैं। और जब इस रियल लाइफ रियलिटी शो से मिज का टाइम खत्म हुआ, वो बाहर निकले, उसके बाद वो कहते हैं मैं घर गया, मैंने सोचा मुझे क्या करना है, और इधर रॉक की जो है मुझे एक एक्शन फिगर किसी ने गिफ्ट करी थी, उसकी तरफ मैंने देखा और क्लियरली मेरे माइंड में थॉट था कि हाँ मुझे एक WWE सुपरस्टार बनना है, क्योंकि काइंड ऑफ वही कैरेक्टर वो अपने रियल लाइफ में भी यहाँ पे प्ले कर रहे थे इस शो के अंदर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई देखो कि एक टीवी शो का मैं स्टार था, ऑलरेडी रह चुका था, तो इसकी वजह से उनको मौका मिला टू बी इन WWE's रियलिटी शो जिसका नाम था टफ इनफ। उनके सीजन 4 के अंदर मिज ने पार्ट लिया, लेकिन जजेस ने उनको यहाँ पे बहुत इरिटेटिंग समझा कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। तो रनर अप को रहे इस शो के अंदर, लेकिन एक्चुअल बिग ब्रेक उनको अपनी तब मिली जब WWE ने उनके हाथ में एक माइक्रोफोन दिया। तो मिज कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी मोमेंट थी जिसके लिए मैं थैंकफुल था जब WWE ने मुझे एक्चुअली साइन करा, लेकिन विंस के पास जब मैं मीटिंग में गया तो वो सुनने को नहीं मिला जो कि शायद मैंने एक्सपेक्ट करा था।
और वो ये बात थी कि भाई वो मुझे ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरा एक अच्छा स्टार बनोगे, तुम तो मेन इवेंट कर सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये बोला कि हम तुम्हें स्मैकडाउन का होस्ट बनाने वाले हैं। तो मिज यहाँ पे कहते हैं वो बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी थी और जब भी अपॉर्चुनिटी आती है हमको उसको लेना चाहिए। तो अगर मैं एक होस्ट हूँ, मेरे हाथ में तो एक माइक्रोफोन एटलीस्ट होगा। तो स्मैकडाउन के ऊपर मिज को जो है वो होस्ट बना दिया गया। ये बंदा क्राउड के बीच में रहता था, लेकिन इसको किसी ना किसी तरीके से रिएक्शन चाहिए था ताकि WWE इस चीज को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने अपना एक कैच फ्रेज बनाया जिसका नाम था हुर्रा, और जब भी वो कह रहे हैं हुर्रा, क्राउड उनको कहता है यू सक। तो हर बार ये चीज होती थी, उनको रिप्लाई मिलता था, लेकिन एक नेगेटिव वे में। लोग उनको एकदम यहाँ पे जो है वो हेट करना शुरू हो गए थे। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो मिज का एक्चुअल कैरेक्टर था द रियल वर्ल्ड टीवी शो में, उसको 10 गुना वो और आगे ले गए ताकि लोग एक्चुअली जो है गाइस उनको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक हेट कर पाए। और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई द मिज के लिए। वो एक एरोगेंट बंदा था, बहुत ज्यादा उसका मुंह चलता था और हर समय ऐसा लगता था कि भाई क्राउड यही चाहता है कि कोई ना कोई इस बंदे को मारे। तो चैलेंज अब मिज के लिए ये था कि भाई एज अ होस्ट ऑफ स्मैकडाउन उनको रिएक्शन तो मिल रहा है, पर इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं टू बिकम अ WWE सुपरस्टार। तो 4 महीने तक ये होस्टिंग वाला रोल करने के बाद फाइनली उनको डेब्यू करने का मौका मिला सितंबर 1, 2006 अगेंस्ट टटांका। और यहाँ पे मेगा हिट उनको मिली क्राउड की तरफ से, सारे लोग उनको बू कर रहे थे। इनफैक्ट JBL भी कमेंट्री के ऊपर क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई मुझे मिज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये दूसरे रियलिटी शो से आया तो ये बहुत बड़ा है, MTV के ऊपर ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, उनका ओपिनियन अलग है। इनफैक्ट यहाँ पे बैक स्टेज भी मिज की इस एटीट्यूड की वजह से उनकी लाइफ काफी मुश्किल हो गई थी। वो कहते हैं कि एक बार बैक स्टेज एक कहानी फैल गई कि मैंने लॉकर रूम में सबके लगेज के ऊपर चिकन फेंक दिया है और उसकी वजह से जो है लोग मेरे को बहुत ज्यादा सुना रहे थे। उससे पहले मुझे आज तक कभी किसी ने इतना नहीं सुनाया था। वो कहते हैं कि 6 महीने के लिए मुझे लॉकर रूम से बैन कर दिया गया था और जब भी मैं शो में जाता था मुझे पब्लिक चेंजिंग रूम के अंदर जाके रेडी होना पड़ता था। वहां पे लोग आके मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन लॉकर रूम के अंदर मैं अलाउड नहीं था। वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ रहा था उनको कि क्या उनको लोग पसंद कर रहे हैं या फिर उनको लोग हेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज उनको चाहिए थी कि भाई एटलीस्ट मेरे काम के लिए तुम मुझे रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पे वो कहते हैं मैं बैक स्टेज एक दिन पहन के चला गया एक बैंडाना और उसके ऊपर ये हैट, और सारे लोगों ने मुझे बोला लॉकर रूम में बकवास लग रही है। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया कि अब तो भाई ये चीज मैं बाहर पहन के जाऊंगा लोगों के सामने, क्योंकि सोचो तब मुझे एक्चुअली कितनी हीट मिलेगी। तो मिज की ये आदत थी कि जो भी उनकी चीज लोगों को पसंद नहीं है वो और ज्यादा उसको करेंगे, और ये एक ट्रू स्किल माना जाता है कि इतनी जल्दी अपने करियर के अंदर इतनी ज्यादा हीट मिज को मिलनी शुरू हो गई थी। और मे भी इस चीज का क्रेडिट हम उनके फेस को दे सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है भाई उनका बहुत पंचेबल फेस है, देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुक्का मारने का मन कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उस चेहरे से मिज ने अपना पूरा करियर बनाया है। तो उनका ये जो रन था वो चल रहा था ऑन स्मैकडाउन, और उसके बाद उनको पार्टनर करा गया एक ऐसे बंदे के साथ जो कि शायद इक्वली उतना ही हेट करते थे लोग जिसको, एंड ही वाज जॉन मॉरिसन। और इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल इतना कमाल का बनता था कि हाँ भाई एक बंदा माउथ पीस है जो कि माइक पे बोल सकता है और दूसरा बंदा रिंग के अंदर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, विच वाज जॉन मॉरिसन। और मॉरिसन यहाँ पे जोक करते हैं कि कैसे जब पहले उनको पता लगा कि मेरा ये बंदा पार्टनर बनने वाला है जिसको 6 महीने लॉकर रूम से बैन लगा था, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन डेफिनेटली इस चीज में कोई डाउट नहीं था कि इनकी टीम इनसाइड द रिंग सक्सेसफुल थी, ये टैग टीम चैंपियंस भी बने। बस दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इनके कैरेक्टर से रिलेट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में इन बंदों का रोल क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि हाँ भाई हम YouTube पे एक नया शो स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टाइम पे बेसिकली YouTube जस्ट स्टार्ट हो रहा था गाइज और थोड़ा पॉपुलर होना। तो यूजुअली WWE के शोज में बैक स्टेज काफी टाइम पहले ही सुपरस्टार्स आ जाते हैं, शो स्टार्ट होने से उनको सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन मिज और मॉरिसन ऐसे बंदे थे जो कि काफी पहले अरीना में आते थे और एक पूरा नया शो जो है ये राइट करते थे, एडिट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, जिसका नाम था द डर्ट शीट। और यहाँ पे ऐसा लगता था कि भाई हर शो से पहले ये 2 बंदे आके अपनी एक छोटी सी मूवी बना रहे हैं जो कि शो पे एक्चुअली चलाई जा सकती है। तो ये एंटरटेनिंग बहुत थी, लोग इसको पसंद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत सारे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट शॉट्स भी ले रहे थे विदाउट एनी रीजन। और एक चीज है कि हाँ भाई तुम रिंग के अंदर जा रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब उस चीज को तुम सोशल मीडिया के ऊपर ले जाते हो तो डेफिनेटली वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, और उससे काफी सारे सुपरस्टार्स भी अपसेट हो गए थे। मिज कहते हैं पोस्ट ओपिनियन में कि देखो भाई हम वायरल हो गए थे एक पॉइंट
पॉइंट पे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो शायद हमको बोलनी नहीं चाहिए थी। इनफैक्ट उन लोगों के बारे में जो कि हमारे साथ स्टोरी लाइन्स में भी नहीं थे, तो हमें वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सब लोगों को ये पसंद आ रहा था। जॉन मॉरिसन और मिज, ऐसा लग रहा था इनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता है, बिकॉज दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स एवर ऑन टीवी। ये टैग टीम चैंपियंस भी बन चुके हैं। लेकिन तब तक जब तक WWE का ड्राफ्ट आया इन 2009, और अप्रैल 13 की ये बात है जब मिज एक्चुअली में ड्राफ्ट हो गए टू मंडे नाइट रॉ। उनको स्प्लिट कर दिया गया जॉन मॉरिसन से, और यही वो पॉइंट था जब मिज ने मॉरिसन के ऊपर अपना टर्न भी करा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 इयर्स एक बार फिर से जो है मिज को सिंगल सुपरस्टार बनने का मौका मिलने वाला था। और वो कहते हैं कि उस पॉइंट पे मुझे क्लू नहीं था कि क्या मैं एक्चुअली करने वाला हूं। तो मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पे मिज जाते हैं एंड सीधा उनको सबसे ऊपर वाले बंदे को कॉल आउट करना था, द पोस्टर बॉय जॉन सीना। 8 हफ्तों के लिए यानी कि 2 महीने के लिए जॉन सीना WWE मंडे नाइट रॉ से गायब थे, और हर हफ्ते मिज वापस आते हैं बाहर और किसी ना किसी तरीके से जॉन सीना का मजाक उड़ाते हैं, कॉलिंग हिम आउट। और इस पॉइंट पे लोग सिर्फ यही देखना चाहते थे कि सीना अपना रिटर्न करें और द मिज को डिस्ट्रॉय करें। तो उनको फाइनली वो मैच मिलता है जब जॉन सीना वापस आए। उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा, और द बैश पेपर व्यू इन 2009 में एक तरफ ये मेगा स्टार जॉन सीना और दूसरी तरफ द मिज, जिसका प्रोबेबली पहला बड़ा मैच था किसी भी पेपर व्यू में, एक सिंगल्स मैच इन द WWE। और मिज कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि भाई ये क्लासिक मैच होगा जिसका लोग आने वाले सालों तक बात करेंगे, लेकिन जॉन सीना ने मेरी बुरी हालत कर दी उस मैच के अंदर। इट वाज एन इजी विन फॉर जॉन सीना और कोई चांस नहीं था वहां पे मिज को जीतने के लिए। लेकिन अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो चीज परफेक्टली मिज ने वहां पे प्ले करी, क्योंकि लोग देखना ही वही चीज चाहते थे कि जॉन सीना मिज को उस तरीके से डिस्ट्रॉय करें। तो मिज ने इस मोमेंटम को यूज करा, आगे जाके वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन गए। लेकिन उनकी जो आंखें थी, जो उनका विजन था, इट वाज सेट ऑन द बिगेस्ट प्राइज विच इज द WWE चैंपियनशिप। तो साल 2010 के मनी इन द बैंक पेपर व्यू ने मिज ने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता, और कुछ महीने ब्रीफकेस रखने के बाद उन्होंने कैश इन करा रैंडी ऑर्टन के ऊपर ऑन मंडे नाइट रॉ, जहां पे एक्चुअली में वो वेड बैरेट से जस्ट लड़के अपनी एक इंजरी को सेल कर रहे थे। मिज ने उस चीज का फायदा उठाया, ही पिन्ड रैंडी ऑर्टन एंड बिकेम द न्यू WWE चैंपियन। और ये वो सेम मंडे नाइट रॉ है नवंबर 22, 2010, जब पूरी WWE यूनिवर्स इस फैन से इंट्रोड्यूस हुई, जिसका हमेशा हमेशा के लिए नाम पड़ गया द एंग्री मिज गर्ल, क्योंकि जो रिएक्शन मिज को उस समय जीता था फॉर विनिंग द WWE चैंपियनशिप, वो बिल्कुल ऐसा था जो क्राउड भाई देखना नहीं चाहता ये चीज बिल्कुल भी होते हुए। तो इस लड़की को एक्चुअली में एक स्लैमी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फैन रिएक्शन ऑफ द ईयर, और उस प्रेजेंटेशन में भी मिज वहां पे आके उसकी ट्रॉफी लेके चले जाते हैं। तो क्लियरली ये बात पता थी कि हाँ, ये बंदा इविल है, ये नहीं चाहता कि अपनी अट्रैक्शन के बीच में कोई और आए, और हर जो स्पॉटलाइट है वो इसके ऊपर होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये वो चैंपियन था जिसको कोई देखना नहीं चाहता था, जिसको कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता था, बट स्टिल ही वाज द WWE चैंपियन। और ये वो टाइम आ गया था अब रेसलमेनिया 27 का, जबकि मिस WWE चैंपियन है। सबकी जो एक्चुअली इंटरेस्ट है वो है ऑन जॉन सीना एंड द रॉक, क्योंकि रॉक इस शो को करने वाले हैं होस्ट, और सीना के साथ उनकी साथ साथ फ्यूड भी चल रही थी। तो किस तरीके से मिज क्या ऐसा काम करें कि एक्चुअली में जो अटेंशन है वो सीना और रॉक से एक्चुअली में मिज और जॉन सीना के WWE चैंपियनशिप मैच के ऊपर आए, जो कि उस शो का मेन इवेंट भी होने वाला था। मिज ने एक ऐसी चीज करी जो कि शायद लोगों ने कभी सोची नहीं थी, और प्रोबेबली वन ऑफ द ऐसी चीज जिससे ज्यादा हेट कभी किसी को नहीं मिली होगी, एक ऐसी सेगमेंट करके ऑन WWE टेलीविजन। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें द रॉक देखने को मिले ऑन मंडे नाइट रॉ। तो मिज ने कहा ठीक है भाई, वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने अपना मेकअप से जो है वो सरगंजा किया, उसके बाद सनग्लासेस पहने, कट स्लीव्स पहनी, और बेसिकली मिज के पास एक आइडिया आया। वो कहते हैं कि मैं बैक स्टेज वहां पे खड़ा हूं, रॉक का म्यूजिक बजता है, लोग पागल हो रहे हैं, ऐसा रिएक्शन मैंने कभी देखा नहीं। और विंस मुझे कहते हैं स्टॉप, और जब लोग थोड़ा उनका रिएक्शन कम हुआ, विंस ने मुझे बोला तब तुम बाहर जाओ। और यहाँ पे जब वो बाहर गए, उनको उससे भी ज्यादा बड़ा पॉप मिली, और 2 बार लोगों ने उनके ऊपर रिएक्ट करा। वो कहते हैं 2 से 3 मिनट लग गए यहाँ पे लोगों को एक्चुअली में इस चीज को पता लगाने के लिए कि मैं द रॉक नहीं बल्कि द मिज हूं। और जब वो रिंग की तरफ चल के आ रहे थे, जो सारी चीयर्स थी, जो रिएक्शन प्रोबेबली उनको बेस्ट रिएक्शन ऑफ ऑल टाइम मिला था, वो उतनी ही ज्यादा बूज के अंदर कन्वर्ट हो गया। वो आते हैं यहाँ पे रिंग के अंदर, और जॉन सीना को उन्होंने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा, जो कि रेयर
रेयर था उस टाइम पे ऑन WWE टेलीविजन। और ये मिज के लिए गाइस जो सेगमेंट करी WWE ने लोगों के इमोशन के साथ उन्होंने यहाँ पे खेला, इट वाज अमेजिंगली डन। और यही वो सेगमेंट थी जिसने फाइनली लोगों का इंटरेस्ट बनाया फॉर जॉन सीना वर्सेस द मिज मैच एट रेसलमेनिया, और पूरा जो प्रोग्राम था वो इसी के अराउंड बिल्ड करा गया। तो अप्रैल 3, 2011 रेसलमेनिया 27 इन द जॉर्जिया डोम, मिज वर्सेस जॉन सीना। और यहाँ पे मिज ने जॉन सीना को हराया, लेकिन उनका ये पहला रेसलमेनिया लॉस था। और ये वो नाइट थी जब WWE ने एक्नॉलेज करा कि मिज हमारे लिए कितना बड़ा स्टार है, ना ही सिर्फ वो WWE चैंपियन है बल्कि हम उसको इतना बड़ा देखते हैं कि वो जॉन सीना को पहला उनका लॉस दे सके एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। तो ये उनके लिए एक और बड़ी स्टैम्प थी और इस चीज को उन्होंने कंटिन्यू करा। उनकी सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती चली गई जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी पार्ट बने और टीवीज, शोज और मूवीज जो हैं यहाँ पे उन्होंने करने स्टार्ट करे। और वो बात करते हैं कि कैसे जब वो मरीन 4 की जो मूवी फिल्म कर रहे थे उनको अपने एक नए कैरेक्टर का आइडिया आया जो कि वो WWE में लेके आएंगे जब वो वापस अपना रिटर्न करेंगे। वो अपने आप को एक ए लिस्ट एक्टर बोलेंगे जिसकी मूवीज एक्चुअली में थिएटर में नहीं बल्कि सीधा DVD पे जाती हैं। तो वो उतना अच्छा एक्टर नहीं है लेकिन अपने आप को प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर मानता है। और इस कैरेक्टर के लिए जो प्रोमोज वो कट करेंगे उसकी इंस्पिरेशन आई एंडी कॉफमैन से, जो एक फॉर्मर रेसलर, सिंगर, एक्टर और कॉमेडियन रह चुके हैं। काफी टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन मिज कहते हैं कि उनकी वीडियोस का एक्सेस मुझे इसी टाइम पे मिला क्योंकि पहले यूट्यूब तो था नहीं। तो जब उन्होंने उनके प्रोमोज सुने तो उनको पता लगा कि वो कितने लेजेंडरी थे और उससे मिज को इस चीज का आइडिया आया। इनफैक्ट मिज ने अपना होम टाउन जो है वो चेंज कर दिया और वो बोलने लग गए थे आई एम फ्रॉम हॉलीवुड। वो इंस्पिरेशन भी एंडी कॉफमैन के प्रोमो से आई थी। तो जून 30, 2014 फर्स्ट टाइम था जब मिज ने अपना रिटर्न करा इस कैरेक्टर के साथ। ये एक ऐसा ओवर एग्जैजरेट अपने आप को बंदा करके बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं थी WWE की क्योंकि मैं और बहुत ज्यादा मूवीज जो है वो फिल्म कर सकता हूं। हर समय इस बंदे के चेहरे पे स्माइल रहती है, लेकिन एक बार फिर से लोग क्या देखना चाहते हैं कि वो उस स्माइल को कोई हटाने वाला सुपरस्टार आए, कोई बढ़िया अपोनेंट आए मिज के लिए। तो इस पॉइंट पे कैरेक्टर सोच रहा है कि मैं बेस्ट हूं, जबकि लोग ऑब्वियसली इस बात से एग्री नहीं करते थे। और इतने सारे सालों के सक्सेस के बाद लोगों को ये बात पता थी कि जब मिज के पास माइक होता है तो भाई हमें इसको क्लियरली सुनना पड़ेगा क्योंकि ये एक कमाल का प्रोमो डिलीवर कर सकता है। लेकिन इस हार्ड वर्क के बावजूद, इतना सक्सेस पाने के बावजूद एक चीज अभी भी मिज के लिए मिसिंग थी एंड दैट वाज द रिस्पेक्ट ऑफ WWE यूनिवर्स। और शायद इतने टाइम से उनके अंदर ये जो चीज थी वो आखिर बाहर निकलनी थी एंड इट वाज ऑन अ लाइव शो। टॉकिंग स्मैक की मैं बात कर रहा हूं अगस्त 25, 2016। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मिज और ब्रायन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये कोई सीक्रेट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पोस्ट ओपिनियन में ब्रायन इस बात को बोल देते हैं मैं मिज को पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस समय डैनियल ब्रायन रिटायर हुए थे, वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर थे और IC चैंपियनशिप थी उनके पास जब वो रिटायर हुए। लेकिन उसके बाद मिज ने उस टाइटल को जीता और वो टॉकिंग स्मैक पे यहाँ पे कंप्लेंट करने पहुंच गए कि कैसे उनको बहुत कम टीवी टाइम मिल रहा है एज द चैंपियन। तो डैनियल ब्रायन ने यहाँ पे बोला कि भाई देखो मैं इस टाइटल की तो रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन उस बंदे की नहीं जो कि उस टाइटल को होल्ड कर रहा है। तो मिज पूछते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रायन कहते हैं इसका कोई इजी तरीका नहीं है बोलने का, यू आर अ कावर्ड, और जिस तरीके से तुम लड़ते हो ऐसा लगता है कि तुम बचना चाह रहे हो मूव से और तुम उतना अच्छा लड़ते नहीं हो। तो मिज पोस्ट ओपिनियन में बात करते हैं कैसे इस चीज से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, एक्चुअली उनके कैरेक्टर को नहीं बल्कि रियल लाइफ माइक को। वो कहते हैं बहुत लोगों ने मुझे पहले भी कावर्ड बुलाया है लेकिन जिस तरीके से डैनियल ब्रायन ने वो बात बोली क्लियरली लग रहा था कि वो रियली बोल रहे हैं उस चीज को और ये कोई फेक प्रोमो नहीं था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा गुस्सा तब फूटा जब ब्रायन अपनी बात बोल के जो है वहां से चले गए और मेरे लिए उन्होंने सुना नहीं। और यहाँ पे मिज सीधा कैमरे में देख के बोलते हैं कि मैं नहीं बल्कि डैनियल ब्रायन और बाकी सारे वो लोग कावर्ड हैं जो कि मुझे ये सब बोलते हैं क्योंकि इतने सालों से डे इन एंड डे आउट सबसे कम इंजरीज के साथ मैंने हेयर परफॉर्म करा है एज द चैंपियन। तो ये गाइस बहुत ज्यादा हीटेड मोमेंट थी, डेफिनेटली रियल थी। जो रेने यंग का मरीज का रिएक्शन था इस सेगमेंट के अंदर वो इस चीज को प्रूव कर रहा था। और मिज यहाँ पे शायद उस पॉइंट पे फेड अप हो चुके थे और उनका वो जो गुस्सा है एक पॉइंट पे बाहर निकल गया। ये एक बड़ी मोमेंट थी जब मिज ने इस बात को पक्का एकदम स्टैंप लगा के बोल दिया कि जो मेरा कैरेक्टर है वो WWE के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे पैशन वाले जो प्रोमोज हैं वो मिज की तरफ से सुने जो कि एज अ हील भी जब वो बोलते हैं तो लोग उसको एक्चुअली लाइक करते हैं।
मिस कहते हैं कि उनको वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि उस टाइम पे उनका जो कैरेक्टर का कंट्रोल था वो उनके हाथों से चला गया। उनको अब याद भी नहीं है उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था क्योंकि वो उस समय इतने गुस्से में थे। मरीज भी कहते हैं कि वो एक्चुअली में द मिज नहीं था बल्कि माइक था और वो बहुत अपसेट और नर्वस थी उस पॉइंट पे कि मिज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और क्या ये सिचुएशन और बुरी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसने पूरे करियर में इस हेट को इतने कमाल के तरीके से एब्जॉर्ब करा है, लेकिन उससे एक मोमेंट पे डैनियल ब्रायन के ऊपर मिज का गुस्सा निकल गया। तो मिज गाइस यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर रहा है WWE के अंदर जिसने सब कुछ करा है, लेकिन एक चीज है वो इनसिक्योर है। तभी वो 3 पीस सूट पहन के आता है, ये सारी डिजाइनर तरीके से वो एक्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी करके मुझे टॉप पे रहना है। उसको प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं बेस्ट हूँ, अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें इस चीज के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा जो मिज ने इतने सालों से परफॉर्म करा है। हर साल के बाद कुछ ना कुछ करके वो मेन स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व रहे हैं। बहुत बार उनको बोला गया कि तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, तुम इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन स्टिल मिज इज देयर। और ये बात बोली जाती है कि रियलिटी टीवी से जो मिज WWE टीवी पे आके सक्सेसफुल हुआ वो रियलिटी टीवी की वजह से नहीं था, वो माइक की वजह से था, क्योंकि अगर वो वहां पे नहीं भी जाता स्टिल ही वुड बी अ सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार। लोग मिज की तरफ जोक करते थे और भाई उस टाइम पे माइक का मजाक उड़ाते थे जो कि एक द रियल वर्ल्ड नाम के टीवी शो पे प्रिटेंड करता था कि मैं एक रेसलर हूं, लेकिन उसने अपना जो वर्ड था वो रखा and he became a WWE superstar and this day he is the only 2-time Grand Slam WWE champion। और यहाँ पे अब उनके पास खुद का टीवी शो है, वो मूवीज कर रहे हैं और सक्सेस की जो कमी है वो मिज के पास बिल्कुल भी इस पॉइंट पे नहीं है। लेकिन अगर अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं या मिज से हमें बात पूछें कि इस पॉइंट पे अपने करियर के क्या उनको कुछ रिस्पेक्ट मिलती है, तो मिज का आंसर है हाँ, अब लोग मुझे फाइनली कुछ रिस्पेक्ट देते हैं और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा पार्ट ऑफ ऑडियंस ऐसा है जो मुझे सक्सीड करते हुए नहीं देखना चाहता, जिन्होंने एक पॉइंट पे सोचा था कि कभी मैं WWE में सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, बट गेस व्हाट, आई डिड इट। तो गाइज ये था आपका एपिसोड नंबर 3 ऑफ WWE ईविल। एक कमाल की कहानी कि कैसे अप्स एंड डाउन्स, डाउट्स के थ्रू ये बंदा निकल के आया फ्रॉम द माइक, ही बिकेम द मिज एंड नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट WWE हील सुपरस्टार्स इन द हिस्ट्री। आई डोंट नो उनकी रेसलिंग कितने लोगों को पसंद है, मे बी उनके बेस्ट मैचेस लोगों को उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन एज अ कैरेक्टर, एज अ परफॉर्मर यू कैन नॉट डाउट हिम एंड दैट इज व्हाई ही इज द मिज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं और बहुत सारे अभी एपिसोड्स हैं सीरीज के अंदर जो कि मैं लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।